अंकिता वेरी गुड मॉर्निंग। करण एंड अशोक दीक्षित जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चे कल हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे, आशा करूंगा कि आप लोग उस टॉपिक से गए हो, गुजरे हो, आपने उसको रिकॉल किया हो। उससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो आप अपना लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जब तक आपके डाउट आते हैं तब तक मैं आपको एक रिकॉल करा देता हूं कि हमने कल किया किया था। बेसिकली जो टॉपिक था हमारा, ट्रांस हिमालय तक पहले कर चुके थे। कल हम लोगों ने उत्तरी मैदान और पूर्वांचल, फिर उत्तरी मैदान वाला जो टॉपिक है वो देखा। मैदान क्यों कहते हैं वो देखा। जलोढ़ मिट्टी का क्या रोल है वो देखा। दोआब जो है वो उसे मतलब इस क्षेत्र को दोआब क्यों कहते हैं। बकायदा उत्तरी मैदान के अंदर 4 हिस्से हैं, भाबर, तराई, खादड़ और बांगड़, और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो देखा। उसको हम लोगों ने बाय फिगर समझा। उसके बाद पठार की तरफ गए, पठार का फैलाव भारत में कैसा है, पठार में बकायदा हम क्या क्या पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह। फिर उसमें अलग अलग लेवल पे पठारों के नाम और उनकी जो इम्पोर्टेंस थी और उनसे रिलेटेड पॉइंट्स वगैरह वगैरह ये देख लिए। उसके बाद कोल माइंस भारत में कहाँ कहाँ हैं जो फेमस हैं, आने की संभावना है वो देखा। बाकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी हम कोल माइंस को देखेंगे। फिर मेघालय सिकलोंग पठार को देखा, जो छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है। ये पहले उसी के साथ जुड़ा हुआ था, अब अलग है। फिर नौकरेक पे थे, गारो खासी जयंतिया में नौकरेक सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो वहां पर बायोस्फीयर रिजर्व है। किसे हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो मैंने आपको इसमें बता दिया। उसके बाद कर्नाटका तेलंगाना पठार पे आए, और उसके बाद हम आए पहाड़ियों पे, जिसमें अरावली की पहाड़ी पढ़ी, उसके ऊंचे बिंदु, उनकी इंपॉर्टेंस, फिर विंध्याचल, फिर सतपुड़ा। यहाँ तक कहानी जो है हमारी खत्म हो गई थी। आशा करूंगा कि यहाँ तक किसी को डाउट जो है अब ना रहा, ना रहे। और ये ध्यान रख लेना कि जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो दरअसल लगभग हर एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आता है, और खासकर कि कौन सी चोटी है और उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, उसका नाम क्या है, वो ध्यान जरूर रखना अपने को। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर कल क्लास ली क्या आपने? बिल्कुल ली है कल क्लास। क्लास ली है, ये सारा के सारा टॉपिक हो गया। अब आप लोग नहीं देखोगे तो उसमें भाई मेरी गलती थोड़ी है। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेरी गुड मॉर्निंग डियर अंकुश सिसोदिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग घाट पे। मैंने आपको ये बता दिया था कि हम इसे घाट क्यों कहते हैं, घाट की कहने के पीछे का क्या तात्पर्य है। दरअसल इस क्षेत्र में जो पहाड़ियां मिलेंगी वो पहाड़ियां कुछ इस तरह से दिखती हैं आपको, कुछ इस तरीके से दिखती हैं कि जैसे घाट हो, और इस तरफ जो हो आपको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। इसलिए इस क्षेत्र को या इस क्षेत्र में मिलने वाली पहाड़ियां घाट कहलाती। अब भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है, भारत के पश्चिम में लगातार चलती हुई जो पहाड़ियां हैं उनको तो हम कहते हैं वेस्टर्न घाट, यानी पश्चिमी घाट। और भारत के पूर्व में जो पहाड़ियां हैं उनको हम लोग कहते हैं पूर्वी घाट। तो थोड़ा गौर फरमाइएगा, पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है दोनों ही साउथ की तरफ आ गई, और साउथ की तरफ आ करके ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। पहला सवाल रोहन सर वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग डियर प्रदीप कुमार जी। तो दोनों ही घाट आके कहाँ मिले, जहां मिले वहां एक बेटा ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया, और इसे आप लोग कहेंगे नीलगिरी की पहाड़ी। ये नीलगिरी की पहाड़ी, ये अमूमन देखा गया है बहुत बार कि सवाल ये पूछा जाता है कि जहां दोनों घाट मिल जाएं वहां पर कौन सी पहाड़ियां बनी, नीलगिरी। दूसरा, अब आप कहोगे कि सर अकॉर्डिंग टू द फिगर जैसे आपने बनाया है, पश्चिमी घाट तो लगातार चल रहा है, मतलब इसमें तो किसी तरह की डिसकंटिन्यूटी है नहीं। लेकिन जब पूर्वी घाट को देखते हैं तो पूर्वी घाट जो है लगातार नहीं चल रहा, बीच बीच से टूटा हुआ है। ऐसा क्यों बेटा? ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्वी रीजन के अंदर जो है नदियां बहती हैं। पूर्वी क्षेत्र में भारत की जो बड़ी नदियां हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, वो पूर्व में जाती हैं। पूर्व में मतलब बंगाल की खाड़ी में। इसलिए वो क्या करती हैं, काटती है इस क्षेत्र को, और कटाव की वजह से ही पूर्वी घाट जो है कंटिन्यूस ना होकर के डिसकंटिन्यूअस है। आप देखेंगे उसके अंदर गैप दिखेगा,
एक कारण। दूसरा, पश्चिमी घाट है तो बेटा पश्चिमी घाट का एक हाईएस्ट पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, हालांकि यहाँ नहीं है, ये केरल में मिलेगा आपको। और इसी तरीके से पूर्वी घाट है तो पूर्वी घाट का आपको हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा, जिसमें पश्चिमी घाट का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो केरल में जाकर के मिलेगा बच्चे, जिसे हम लोग कहते हैं अनाईमुड़ी। और जो पश्चिमी घाट है, सॉरी पूर्वी घाट है, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको आप लोग कहोगे जिंदागाड़ा पिक। हो सकता है कि अगर एनसीईआरटी किताब पढ़ो उसमें जो है महेंद्रगिरी लिखा गया हो, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी है तो, लेकिन हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी नहीं चलना है, हमें डाटा के अकॉर्डिंग चलना है। तो जिंदागाड़ा जो पिक है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ईस्टर्न घाट का। ओह बहुत बढ़िया डियर प्रदीप, बेटा कौन से बैच में थे? बहुत पुराना, तो आप तो बहुत पुराने पापी ठहरे हैं। बहुत बढ़िया। नीलगिरी की पहाड़ियों पे बात कर लेते हैं। नीलगिरी की ये पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं तो इसका हाईएस्ट पॉइंट भी कोई ना कोई होगा। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में हाईएस्ट पॉइंट आप निकालेंगे दोदा बेटा। तो देखिए यहाँ पर आपके तीन चोटियां दिख रही हैं, मतलब तीन बेसिकली माउंटेन रेंज दिख रहे हैं और तीनों के हाईएस्ट पॉइंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वहां पर आपको तीन राज्य लगते हुए दिखेंगे, जिसमें उत्तर की तरफ जो है कर्नाटका है, दक्षिण की तरफ जो है केरल है, और पूर्व की तरफ जो है तमिलनाडु। बाकायदा नीलगिरी की जो लोकेशन है वो तमिलनाडु में ही है। अंडरस्टूड? नीलगिरी की जो पोजीशन है आप देखेंगे इसके चारों ओर से जो है तीन राज्य आपको देखने को मिलेंगे। ओह 11, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, अच्छी बात, अच्छी बात है पुराने लोगों को देखना। सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा डियर देव? एक तो आप आए हो पहली बार है ना मेरी क्लास में, और आते ही पूछते हो कि सिलेबस कब कंप्लीट होगा। सिलेबस कंप्लीट होगा 6 महीने बाद, ठीक है? जाओ करो ऐसा। तो कर्नाटका जो है, कर्नाटका का हाईएस्ट पॉइंट, सॉरी जो कर्नाटका का साइड है बेटा, उस साइड है ना एक नेशनल पार्क है, मोदी जी आजकल वहीं थे, बांदीपुर नेशनल पार्क में। जो केरल का साइड है वहां पे भी बेटा यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसे कहते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क। सॉरी इट्स नॉट साइलेंट वैली, साइलेंट वैली बहुत नीचे चला जाता है। वयनाड नेशनल पार्क। और जो तमिलनाडु के साइड है, तमिलनाडु के साइड में एक नेशनल पार्क है जिसे कहते हैं मुद्दू मल्लाई राष्ट्रीय पार्क। तो ये हो गया आपका नीलगिरी, तीन तरफ से अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई है, और वहां पर एक नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे, और वो नेशनल पार्क आपके स्क्रीन पे है। ये तो हो गया घाट का सिस्टम भैया आपका, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट एंड जो साउथ वाला हिस्सा है वो। क्लियर यहां तक की कहानी? अगर डिसकंटिन्यूस पूछे कि क्यों है तो आंसर क्या करना है? नदियां, नदियों के कटाव के कारण। ये जो है, वेरी गुड मॉर्निंग डियर जय भगवान जी। चलो, तो यहां तक किसी को कुछ पूछना है? खास तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, समझना है। लेकिन एक चीज और समझनी है, जैसे कि ये पश्चिमी घाट है बेटा, पश्चिमी घाट को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, पश्चिमी घाट को बकायदा सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पूछने की जरूरत ही नहीं है डियर देव, सिलेबस कब होगा कब नहीं होगा आपके एग्जाम से पहले हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, 2-2 घंटे के सेशन लग रहे हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, ये लग रहे हैं
ताकि सब कुछ पैरेलल चले, सब कुछ टाइम से हो जाए, आपकी रिवीजन भी हो जाए, आप मॉक टेस्ट भी दे दें। तो ये जो टेंशन है, ये टेंशन आपकी नहीं है, आपका टेंशन एक ही है, पढ़ना। जितना पढ़ाया क्या क्या उतना याद है? जब आप ये सवाल पूछोगे तो सामने एक उत्तर मिलेगा आपको, क्वेश्चन मार्क, यानी उत्तर नहीं है। तो इसलिए हमारा काम है पढ़ाना, पढ़ो और सिलेबस हो जाएगा, एग्जाम से पहले ही हो जाएगा, है ना। आप लोगों से ज्यादा अलर्ट होते हैं हम लोग। ओके, तो पूर्वी घाट का ऐसा कुछ नाम नहीं है, लेकिन पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी बोल देते हैं, और इनके सबके हाईएस्ट पॉइंट। देन और तो कुछ घाट में समझाने जैसा, एक चीज समझना है बस, ये जो घाट्स हैं आपके पश्चिमी और पूर्वी घाट, दरअसल इन घाट में भी छोटे छोटे घाट्स मिलते हैं आपको। जैसे पश्चिमी घाट की तरफ आप आओगे तो यहाँ पर एक आपको मिलेगा थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट। पाल घाट, भोर घाट और थाल घाट, तीन तरह के यहाँ घाट दिखेंगे। अच्छा, इन घाट्स की एक खासियत और है, ये क्या करते हैं, दो हिस्सों को कनेक्ट करते हैं। जिसमें पाल घाट जो है, जो आपको महाराष्ट्र की साइड मिलेगा, ये मुंबई और नासिक को जोड़ते हैं। पुणे को जो जोड़ता है उसे हम भोर घाट कहते हैं। और केरल को, केरल और तमिलनाडु का जो बिल्कुल बॉर्डर साइड है, उसको जोड़ने के लिए जो घाट होता है उसे हम तमिलनाडु कहते हैं, सॉरी उसे हम थाल घाट कहते हैं। तो ये तीन घाट मिलेंगे जो आपके पश्चिमी साइड पे मिलेंगे, बस, इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी अपने को समझना नहीं। ओके, तो हम लोगों ने जो प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा था डियर जी, वो हम खत्म कर चुके हैं। तो वापस मैं आपको लेके आना चाहूंगा कि टॉपिक हमारा क्या था। टॉपिक सॉरी, टॉपिक हमारा था नॉर्थ ईस्ट माउंटेन, कवर हो गया। टॉपिक था नदर्न प्लेन, कवर हो गया। फिर था प्रायद्वीपीय पठार, वो अब कवर हो गया। तो ये तीन टॉपिक जो है आपके कवर हो गए। अब इसी में जो है आप देखेंगे, एक है तटीय मैदान, फिर है द्वीप, और फिर है मरुस्थल। इसमें इस तटीय मैदान के ऊपर फोकस करो। 18 पे है ये, हमें जाना है 34 पे, पेज नंबर 34 ले आओ, ये आ गए। अब आ जाओ पेज नंबर 34, सॉरी 35, 34 पे ही। देखो क्या होता है, ये घाट कहाँ है, इसको हम लेके चलते हैं। ये है बेटा, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये स्टार्ट गुजरात से होता है और केरल तक पहुंचता है, ठीक है। ये स्टार्ट होता है उड़ीसा से, पहुंचता है ये तमिलनाडु तक। कौन सा, पूर्वी घाट। अब ये है वो जमीनी हिस्सा, ये भारत, सॉरी ये इंडिया है। तो यानी इसको मैं ऐसे कर लेता हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग ठीक रहे। ऐसा। अब भैया जी, ये मैदान जो होते हैं वो मैदान क्या कहलाते हैं, टॉपिक क्या है हमारा, तटीय मैदान। मैंने मैदान क्या बताया था, मैदान वो इलाके होते हैं जो बेसिकली थोड़े से फर्टाइल होते हैं। और तटीय मतलब तट के क्षेत्र में, मतलब ऐसे इलाके जो थोड़े फर्टाइल हैं लेकिन तट के क्षेत्र में। तो कौन से हैं तटीय मैदान, ये जो घाट है, इस घाट और समुद्र यानी अरब सागर, पानी और घाट के बीच का जो हिस्सा, इसी को कहते हैं बच्चे हम लोग तटीय मैदान। इसी तरीके से बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच का जो हिस्सा है उसे हम लोग कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान।
पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। इस तटीय मैदान को 3 हिस्सों में बांटा गया है। जो आपको पहला हिस्सा दिख रहा है ये वाला, गुजरात से लेकर के गोवा तक का हिस्सा। उसके बाद पूरा का पूरा कर्नाटका, और फिर पूरा का पूरा केरल। यहां तक क्लियर हुआ? वेस्ट बंगाल से लेकर के सॉरी उड़ीसा से लेकर के विशाखापट्टनम तक का इलाका जो कि आंध्र प्रदेश में है, और विशाखापट्टनम से पूरा का पूरा तमिलनाडु। 5 टोटल तटीय मैदान है यहाँ पे। गुजरात से लेकर के गोवा तक का जो तटीय मैदान है उसको हमने नाम दिया है कोंकण तट। एक कर्नाटका में जो तटीय मैदान है उसे कहते हैं न्यू मैंगलोर तट। मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि मैंगलोर अलग है और बंगलोर अलग है। जिसे आप मैंगलोर कहते हैं, बेंगलोर कहते हैं, वो दोनों अलग अलग है। ऑलवेज वेलकम डियर अशोक दीक्षित जी, मे गॉड ब्लेस यू बच्चे, वेरी हैप्पी। और केरल के अंदर जो तटीय मैदान है इसको हम लोग नाम दे देते हैं जब कई बार सवाल आता है कि वास्को डी गामा जो है भारत में सबसे पहले एक तट पे पहुंचा था, तो देखिए वो केरल कुरल का नाम नहीं देता, ना ही वो उस जगह का नाम देता जहां ये आया था। आज के उसको हम लोग कहते हैं कोझिकोड। और केरल का जो तटीय मैदान है उसको हम नाम जानते हैं, अरे यार निकल गया दिमाग से, मालाबार। तो ये हो गया आपका मालाबार तटीय मैदान। इसी तरीके से उड़ीसा से लेकर के विशाखापट्टनम तक का जो है इसे आप या तो कलिंग तट कह लो, उड़ीसा के नाम से कलिंग। कलिंग नहीं कहना है तो पहले उड़ीसा को उत्कल भी कहते थे, तो इसलिए उत्कल तट भी कह सकते हो। और आजकल मार्केट में एक नया नाम आया है, नॉर्दर्न सिरकार, उत्तरी सिरकार, फिर आप ये नाम दे दो जो देना है। तो ये तटीय मैदान हो गया विशाखापट्टनम। तो और विशाखापट्टनम से पूरा का पूरा तमिलनाडु जो है इसे हम नाम देते हैं कोरोमंडल तट के नाम से। कोरोमंडल तटीय मैदान। अब बेटा देखो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर कुलदीप। हम वाले HMM वाले जिंदा है, बहुत अच्छी बात है कुलदीप, जिंदा रहना भी चाहिए। तो 5 तरह के आपको तटीय मैदान देखने को मिल रहा है। एग्जामिनर ने एक सवाल पूछा था, बट नॉट इन हरियाणा एसएससी, एक दूसरे लेवल पे दूसरे प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनर ने। उन्होंने पूछा कि भारत के पश्चिम में सबसे उत्तर में, पूछने का स्टैंडर्ड देखो, मतलब वो किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। भारत के पश्चिम में जो सबसे उत्तर में तटीय मैदान है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग कोंकण तट के नाम से जानते हैं। हाँ बिल्कुल, अशोक ने युद्ध किया था दोस्त यहाँ पे, इसी कलिंग वाली जगह पे, इसलिए कलिंगा कोस्ट, उत्कल कोस्ट या नदन सिरका। भारत के पश्चिम में जो सबसे उत्तर में कोस्ट उसका नाम क्या है ये पूछा था। अब देखिए पूछने के लिए आपको भी समझ में आ गया होगा कि भाई है बड़ा सिंपल, लेकिन थोड़ा घुमाने की कोशिश की कि भारत के पश्चिम में सबसे उत्तर में, भारत के पश्चिम में दक्षिण में। बाकी इस तटीय मैदान में कुछ भी नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि तटीय मैदान है तो बेटा इन इलाकों में हमें क्या मिलते हैं, तटीय मैदानों की तरफ बंदरगाह। कुछ बंदरगाह हैं भारत के जिसे आप लोग पोर्ट भी बोल देते हैं। पोर्ट वो इलाके होते हैं जहां पर बड़े बड़े जहाज जो हैं अपना सामान उतारते हैं और जहाजों पे सामान चढ़ता है। बड़े बड़े जहाज जहां पे रुकते हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसे हम लोग कहते हैं, वो बड़े पोर्ट पे होता है। तो वो पोर्ट ये है, जैसे रेलवे स्टेशन पे रेल रुकती हैं उसी तरीके से बंदरगाहों पे बड़े जहाज रुकते हैं। भारत के अंदर 13 बड़े बंदरगाह जिसे आप राष्ट्रीय बंदरगाह कहते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बेटा क्या आप बता सकते हो कि तूतीकोरिन बंदरगाह जो है इनमें से किस तटीय मैदान का हिस्सा है?
ऑप्शन नंबर 1 कोंकण, ऑप्शन नंबर 2 मालाबार, ऑप्शन नंबर 3 कलिंगा और ऑप्शन नंबर 4 कोरोमंडल। बताना जरा, मैं भी देखूं कि आप लोग यहाँ दिमाग लगा पा रहे कि नहीं लगा पा रहे। सवाल बड़ा सिंपल सा है कि जो तूतीकोरिन बंदरगाह है, भारत में एक बंदरगाह है बेटा तूतीकोरिन, तूतीकोरिन बंदरगाह बताइए इनमें से किस तटीय मैदान का हिस्सा है? लगाओ दिमाग। तो यानी आप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सवाल और पूछे जाने की संभावना है। तो पोर्ट का नाम देकर के तटीय मैदान पूछ लेगा। तो पोर्ट अभी करेंगे नहीं, पोर्ट करेंगे हम लोग नदियों के बाद, यानी टॉपिक आएगा परिवहन व्यवस्था का। तो भारत की परिवहन व्यवस्था में जब हम आएंगे तब हम टॉपिक पढ़ेंगे वो। अंडरस्टूड? कोई आइडिया लग रहा है? पहली बात तो ये है कि आपको ये देखना है कि तूतीकोरिन है कहाँ। हाँ एग्जैक्टली अशोक जी, तूतीकोरिन है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में तटीय मैदान का क्या नाम है? कोरोमंडल। कहानी खत्म। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाने की संभावना है। बढ़िए आगे। तटीय मैदान के बाद हम लोग कहाँ चलते हैं? तटीय मैदान के बाद हम चलते हैं द्वीपों पे। अब हमारा टॉपिक शुरू हो गया द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं सर? वो हिस्सा जिसके चारों ओर से पानी हो, जमीन का वो टुकड़ा या स्थल का वो टुकड़ा जिसके चारों ओर से पानी हो, वो द्वीप कहलाते हैं। द्वीप जो है वो दो तरीके से हो सकते हैं। कैसे? ये पानी कैसा है सर? हो सकता है कि ये पानी किसी नदी का हो, और हो सकता है कि ये पानी किसी सागर या महासागर का। तो इसका मतलब किसी सागर और महासागर के अंदर बनने वाले द्वीप और किसी नदी पे बनने वाला द्वीप। अंडरस्टूड? किसी सागर और महासागर में बनने वाले द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंसर करेंगे आप लोग ग्रीनलैंड। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो किसी सी में। कहाँ है ये ग्रीनलैंड? अगर आप देखोगे अंध महासागर, अंध महासागर के उत्तर में, उत्तरी अंध महासागर, उसमें आपको ये द्वीप मिलेगा। जब आप इस द्वीप को पढ़ोगे बेटा, तो इस द्वीप के सेंटर में एक देश का नाम लिखा हुआ है। ग्रीनलैंड जैसे दिखेगा ना, ग्रीनलैंड के नीचे एक देश का नाम दिखेगा आपको, डेनमार्क। इसका मतलब है कि ग्रीनलैंड को जो कंट्रोल करता है वो डेनमार्क करता है। नहीं, गड़बड़ हो गई ना डियर करण, जय भगवान। तो पहले तो हमें यही देखना है कि वो है कहाँ। पता चल गया स्टेट, तो आपको ऑटोमेटिकली तटीय मैदान का आइडिया लग जाएगा। हम पढ़ेंगे परिवहन व्यवस्था में, तब तक थांबा, ठीक है? लेकिन जब नदी की बात आ जाए तो नदी पे सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? फिर उसके लिए हमें जाना पड़ेगा भारत के असम राज्य में, और वहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है माजुली। और असम की बात आ गई तो वहां कौन सी नदी है? वहां है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक द्वीप है जिसका नाम है माजुली। लगभग 100 किलोमीटर के एरिया में है ये डियर जी, लगभग। और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी पे बना हुआ द्वीप है। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सचिन। अब द्वीप की बात कर रहे हैं तो भारत में द्वीप आपको कहां देखने को मिलेंगे? सर भारत में तो मुझे द्वीप देखने को मिलेंगे या तो अंडमान निकोबार में और या फिर लक्षद्वीप में। तो ये हो गया आपका अंडमान और निकोबार। जैसे ही आप अंडमान निकोबार पे आते हो, ये है वही अंडमान निकोबार, जिसमें ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे हम लोग अंडमान कहते हैं, और यह हिस्सा है उसे हम लोग निकोबार कहते हैं। ठीक है साहब? अंडमान निकोबार के ऊपर एक द्वीप है जिसको हम लोग कोको द्वीप नाम से जानते हैं। अब अंडमान का ये वाला जो हिस्सा है जो सबसे ऊपर है, इसे आप कहेंगे नॉर्थ अंडमान। ठीक है?
नीचे की तरफ आएंगे तो नॉर्थ, ये नीचे की तरफ आएंगे तो इसे कहेंगे साउथ अंडमान। तो नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ और साउथ के बीच में जो होगा वो क्या है, वो होगा मिडल अंडमान। तो उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अंडमान ये हो गया। अब आप कहोगे कि सर ये जो बचा हुआ हिस्सा ये कौन सा है, ये भी बट अंडमान है, लेकिन ये अंडमान छोटा है ना, तो इसलिए इसे कहेंगे स्मॉल अंडमान, स्मॉल अंडमान। सर इसे तैरता हुआ द्वीप भी कहते हैं। तैरता हुआ द्वीप इसलिए कहते हैं डीआरएसओ क्योंकि इसके चारों तरफ से पानी, और एक तरीके से आप देखोगे तो इस द्वीप पे पहुंचने के लिए आपको किसी स्टीमर की जरूरत पड़ेगी, तो तैरता हुआ, समझ में आया, इसलिए इसे तैरता हुआ कहते हैं। कोई मेन लैंड से नहीं जुड़ा हुआ, बीच में है। इस द्वीप के साथ एक प्रॉब्लम और है कि अपर्दन हो रहा है और जाने के लिए आपको बोट की जरूरत है, दैट्स व्हाई तैरता हुआ। ये हो गया स्मॉल अंडमान। इसके बाद निकोबार पे आ जाओ। निकोबार का जो ये हिस्सा है इसे कहते हैं हम लोग कार निकोबार, इसे कहते हैं हम लोग लिटिल निकोबार, और इसे कहते हैं बेटा हम लोग ग्रेट निकोबार, जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है, ग्रेट निकोबार। अब इसमें आप ये कहोगे कि सर ये तो हो गया अंडमान, ये हो गया निकोबार, इनके बीच में जो होगा वो तो पानी होगा ना, ये वाला हिस्सा, इसमें तो जो बीच का हिस्सा है उसमें पानी होगा। इसका मतलब है एक पानी वाला हिस्सा है जो अंडमान को निकोबार से अलग कर रहा है। फिर आप कहोगे सर एक पानी का हिस्सा है जो अंडमान को, साउथ अंडमान को स्मॉल अंडमान से भी अलग कर रहा है, बोलो हाँ या ना। तो एग्जामिनर कहता है बेटा फिर बताओ ये क्या है। अच्छा, फिर आप कहोगे सर यहाँ कोको चैनल है, कोको द्वीप है, और यहाँ पर अंडमान है, इसके बीच में भी पानी होगा, तो सर इसको भी फिर हो सकता है कोई ना कोई नाम दिया जाए। बोल भैया किस नाम से हम लोग यहाँ पर जानेंगे। आप कहेंगे कि जो कोको द्वीप और अंडमान के बीच का पानी है इसे कोको के नाम से याद रखना है, कोको चैनल बोलते हैं इसे। तो ये कोको चैनल जो है वो किसके किसके बीच में है, कोको के नाम से कोको द्वीप और नॉर्थ अंडमान। उसके बाद जो साउथ अंडमान है और स्मॉल अंडमान है, दक्षिणी और छोटा जो अंडमान है, उनके बीच का जो पानी वाला हिस्सा है उसको बेटा किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं डंकन पास के नाम से। और देखिए जो डंकन पास है ना, इस पास का इंग्लिश में कुछ इस तरह से लिखेंगे, और जैसे ही डबल एस आया तो एस का मतलब हो गया आपका साउथ और दूसरे एस का मतलब हो गया स्मॉल। समझ में आ रहा है, डंकन पास में दो एस आ गए तो बस उससे याद आ जाएगा आपको। फिर अंडमान और निकोबार के बीच का जो पानी है इसे हम नाम देते हैं 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। बताइए 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, अंडमान को निकोबार से, लेकिन 10 डिग्री चैनल एग्जैक्टली किसको अलग करता है, आप कहोगे स्मॉल अंडमान को कार निकोबार से। ये तो अंडमान निकोबार के हिसाब से होगा, लेकिन असली में मेन पॉइंट किसे कहेंगे, स्मॉल अंडमान को कार निकोबार से, उसके बीच में पानी है। तो देख लेना ये दे तब भी सही है और ये दे तब भी सही है, इसलिए आंख और कान जो है खुले रखने हैं जब भी एग्जामिनर इस तरह से सवाल करेगा। अंडरस्टूड हो गया यहाँ पे जी सर। यहां पर डियर जी अंडमान और निकोबार की जो राजधानी उसका नाम क्या है, अंडमान और निकोबार की राजधानी है सोचो, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, अंडमान में या निकोबार में, ऐसे भी सवाल आते हैं। जैसे बताइए पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान या स्मॉल अंडमान। देखो बन गया क्वेश्चन। चार अंडमान है, चारों में से बताना है, तो इसका मतलब निकोबार में तो नहीं है, तो हमें आंसर करना है साउथ अंडमान में। यहाँ पर राजधानी है अंडमान निकोबार की जिसे पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता है। इसी पोर्ट ब्लेयर में जब आप जाओगे तो यहां पर आपको दो तरह के राष्ट्र पार्क दिखेंगे। एक बहुत फेमस राष्ट्र पार्क है डियर जी जिसे कहते हैं हम लोग महात्मा गांधी, मरीन राष्ट्रीय पार्क, ठीक है।
एक दूसरा राष्ट्रीय पार्क भी आपको दिखेगा। मरीन क्यों? क्योंकि बेसिकली बेटा पानी से रिलेटेड जो जीव होते हैं उनके सर्वाइविंग के लिए चीजें होती है, इसलिए मरीन। उसके बाद यहाँ पर एक राष्ट्रीय पार्क और है जिसको हम लोग नाम देते हैं इंदिरा गांधी के नाम से। इंदिरा गांधी सेम लिखना है, मरीन राष्ट्रीय पार्क। तो ये दो राष्ट्रीय पार्क हैं जिसमें महात्मा गांधी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग एग्जाम में जो है इसके बारे में पूछा जाता है कि बताइए महात्मा गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर में। उसके बाद इसी अंडमान निकोबार में आओगे तो आपको पता चलेगा कि इस नॉर्थ अंडमान के तरफ एक ज्वालामुखी मिलेगा, और इस नॉर्थ और मिडल अंडमान के ईस्ट में भी एक ज्वालामुखी दिखेगा। तो कायदा इस ज्वालामुखी को हम जानते हैं नारकोंडम के नाम से। नारकोंडम द्वीप, सॉरी, नारकोंडम ज्वालामुखी, और इसको नाम देंगे हम लोग बैरन, बैरन ज्वालामुखी। दो ही ज्वालामुखी मिलते हैं, जिसमें जो नारकोंडम है वो सुप्त ज्वालामुखी है बेटा। सुप्त ज्वालामुखी का मतलब होता है ऐसा ज्वालामुखी जो अभी तक फटा नहीं है। यस, यू आर लेट डियर पल्लवी, यू आर लेट बाय अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर्स। जी, ब्रिटिश काल में काला पानी की जेल यही थी डियर, पोर्ट ब्लेयर। और जो बैरन जो द्वीप है ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसे आप एक्टिव कहते हैं, मतलब ये बार बार फटते रहते हैं। इनमें जो फटाव करने की, फटने की जो प्रक्रिया है वो बेटा बार बार हो रही है। ठीक है। नॉर्थ, जब अंडमान निकोबार में मैं आता हूं तो अंडमान निकोबार के अंदर मुझे कुछ पहाड़ियां भी मिलेंगी, और उसमें बहुत बड़ी फेमस पहाड़ी मुझे कहां मिलेगी? अंडमान के नॉर्थ में। ये यहां पर एक पहाड़ी है जो कि सबसे बड़ी पहाड़ी है, और इस पहाड़ी को हम नाम जानते हैं किसके? सैडल पिक के नाम से। सैडल पिक। सैडल पिक कहाँ है? अंडमान निकोबार में वैसे, लेकिन अंडमान निकोबार में एग्जैक्टली कहाँ है? नॉर्थ अंडमान में। अंडरस्टूड? यहां तक बच्चे किसी तरह की दिक्कत समस्या हो तो बताइए, बाकी चलते हैं हम आगे। बड़ा काला पानी था। यहां तक बच्चे किसी को किसी तरह की दिक्कत?
कोई डाउट नहीं सर, दोबारा समझाइए क्या समझाना है डियर इसमें। इसमें समझाना क्या है ये तो बताओ प्रियंका जी, दोबारा क्या समझाना है, पूरा का पूरा टॉपिक। पूरा का पूरा टॉपिक समझने के लिए करना क्या है आपको, सिर्फ अपना जो प्ले वाला बटन होता है, अभी तो लाइव चल रहा है ना, थोड़ा सा पीछे चले जाओ जहां पर हमने ये अंडमान निकोबार स्टार्ट किया है, आप देखो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, तो एक काम करते हैं हम लोग, हम सबसे पहले नेट कनेक्ट करते हैं ताकि थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग हमारी बेहतर हो जाए। का सफर एक है, अरे स्टार्ट हो जा। थोड़ा सा समय दीजिएगा, एक अच्छा सा मैप देखते हैं जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और अच्छी हो। प्रॉब्लम ये है कि मैप अच्छा नहीं मिलता यार, ऐसे सड़ा सा मैप मिलता है। चलो इसी को कर लेते हैं। आई डोंट नो आप लोगों को ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं एक बार स्क्रीन पे देख लूं, आइडिया लग जाएगा। नहीं ज्यादा डिटेल में तो नहीं दिख रहा। ठीक, थोड़ी सी चीजें फट रही हैं। मजा आ रहा है? नहीं यार मजा तो नहीं आ रहा, मैं जब तक क्लियर ना हो ना मजा ना आता। चलो एक बार काम करते हैं, इस पेज को करते हैं डिलीट, वापस आते हैं ब्राउजर में।
ऐसे तो ना निकले भैया जी, ऐसे तो कुछ और ही निकलेगा। छोड़ो, क्यों इतना दिमाग लगाना, मैप तो निकल नहीं रहा, बताना था यार कुछ। खैर, यहीं पे बात कर लेता हूं मैं। यहाँ अच्छा, ये महात्मा गांधी नेशनल पार्क वगैरह तो हो गया। अगर आप देखो यहाँ पानी है, यहाँ 10 डिग्री चैनल है, ये कार निकोबार है नीचे की तरफ, लिटिल निकोबार, और उसके बाद नीचे ग्रेट निकोबार। यहाँ आ गए हम ग्रेट निकोबार में। इस ग्रेट निकोबार में आपको बेटा दो नेशनल पार्क मिलेंगे। ग्रेट निकोबार में एक नेशनल पार्क है, एक नेशनल पार्क है। जो ऊपर की तरफ नेशनल पार्क है उसका नाम है कैंप बे, कैंपबेल नेशनल पार्क। कैंपबेल बे, जूम करो, जूम करने से नहीं होगा डियर, तस्वीर फटती है, तो ये दिक्कत है जूम करने से। कोई नहीं, मैं दिखा देता हूं, मैं लिख दूंगा सब, ताकि है ना अंडर प्रॉब्लम ही ना रहे। और ये जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार के साउथ में आओगे तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, ये कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग गैलाथिया, उसके बाद इस गैलाथिया नेशनल पार्क के लगभग 100 किलोमीटर दूर, लगभग 100 किलोमीटर दूर बेटा यहाँ पर एक माउंटेन है, एक पर्वत है। उस पर्वत का नाम है, ये पर्वत है, इस पर्वत का नाम है माउंटेन थ्यूलर। माउंटेन थ्यूलर। तो अंडमान निकोबार में सबसे ऊपर कौन है? सैडल पीक। अंडमान निकोबार में सबसे दक्षिण में क्या है? माउंटेन थ्यूलर। अंडरस्टूड? दो माउंटेन, सबसे उत्तर में सबसे दक्षिण में। सैडल पीक जहां है, इस पीक के नाम से ही एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सैडल पीक नेशनल पार्क। और जिस तरह से यहां पर महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी मरीन नेशनल पार्क है, बेटा एक और मरीन नेशनल पार्क बनाई यहाँ पे, रानी झांसी, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। तो तीन तरह के नेशनल पार्क आपको यहां पर दिखेंगे। उसके बाद जब मोदी जी, मुझे याद आ रहा है 2019 की बात है, आई थिंक, नहीं नहीं 19 की नहीं है, 2019 की बात है, 2018 या 19 की बात है, 18 के लास्ट की या तो दिसंबर जनवरी की बात है, अगर दिसंबर की है तो 18 की, जनवरी की बात है तो ये 19 की बात है। उस समय मोदी जी अंडमान निकोबार में गए थे, और अंडमान निकोबार में 3 आइलैंड ऐसे थे जिनका नाम बेटा बदल आ गया था, जिसमें एक आइलैंड था जिसका नाम था रोस आइलैंड। यहां पर मैं लिख देता हूं, एक आइलैंड था जिसका नाम था रोस आइलैंड, उसका नाम बदला गया था। उसके बाद यहां पर एक आइलैंड था जिसका नाम था हैवलॉक आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, रॉस आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, और डियर जी तीसरा नाम है नील आइलैंड। 3 द्वीपों के नाम बदले गए थे। अगर सवाल ये आ जाए कि भैया ये क्या है, हालांकि 2019 की बात है, इसका मतलब है कि इसको काफी समय हो गया है। तो रोस आइलैंड जो है उसको तो कर दिया गया, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक रोस आइलैंड है, उस रोस आइलैंड का नाम देखिए, रोस, रोस साउंड कर रहा बोस की तरह, इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रोस आइलैंड का नाम बदल के कर दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हैवलॉक, हैवलॉक में याद रखना, देखो जैसे रोस है, रोस साउंड कर रहा बोस, क्लियर हो गया। यहाँ लॉक है, लॉक, जैसे एक हरियाणा में एक बहुत फेमस कहावत है ना कि लोकराज जो है लोकराज से चलता है, लोकराज लोकलाज से चलता है, लाज, लाज यानी शर्म, लोकलाज, तो लोकराज लोकलाज से चलता है। किसने बोला था? आई थिंक चौधरी देवीलाल जी ने बोला था ना। तो उसी तरह से हैवलॉक, लॉक का नाम याद रखना है, लोकराज, लोकराज यानी स्वराज, तो इसका नाम रख दिया गया स्वराज द्वीप। हैवलॉक आइलैंड का नाम बदल के कर दिया गया स्वराज। और नील आइलैंड, 1857 में एक कैप्टन नील थे, उनकी हत्या हो गई थी जब ये क्रांति हुई थी, तो उस समय ध्यान रख लेना नील की हत्या हो गई, यानी अंग्रेजों की तरफ से नील क्या हो गया? शहीद हो गया, तो इसलिए शहीद आइलैंड। तो इनके नाम बदल के बेटा ये कर दिया। सर प्रवीण सर का पर्शियन का मोबाइल नंबर चाहिए था सर, बेटा वो मेरे पास नहीं है। परवीन सर का जो भी, आई डोंट नो, मुझे मुझे खुद नहीं पता उनका नंबर, ठीक है। और अगर नंबर लेना है तो मैनेजमेंट को कॉल करो बेटा जी, ही विल गिव यू, दे विल गिव यू, दे विल प्रोवाइड यू नंबर, ठीक है, मेरे एंड पे नहीं हो पाएगा। चलिए साहब, तो मेरे ख्याल से अंडमान निकोबार जो है मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया। यहाँ पर अब कुछ ऐसा कुछ नहीं बचा कि आपको ना कुछ समझने की जरूरत हो, मैंने सब कुछ दे दिया डियर जी। यहाँ पे देखो कोको चैनल है, नॉर्थ अंडमान है, बीच में पानी है, सब हो गया, इधर हो गया, काम खत्म। अब ज्यादा दिमाग लगाना अंडमान निकोबार में जरूरी नहीं है। अब वापस पीछे आ जाओ, कौन सा टॉपिक था? द्वीप का। जब आप द्वीप की बात करते हो, देखो पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है भारत में द्वीपों की संख्या 247 है, जिसमें से 204 जो द्वीप हैं आपको कहाँ मिलेंगे? बंगाल की खाड़ी में। और इसमें से 43 जो द्वीप हैं वो कहाँ मिलेंगे? अरब सागर में। इसमें जो लक्षद्वीप है ये किससे बने हुए हैं? ये कोरल से बने हुए हैं। और जो अंडमान निकोबार है बे ऑफ बंगाल में, ये किससे बने हुए हैं? ये बने हुए हैं ज्वालामुखी क्रिया से। तो अगर सवाल ये आ जाए कि बताइए कौन सा द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से बना है और कौन सा कोरल से, तो आप मेरे ख्याल से आंसर बहुत आसानी से दे देंगे। किस तरफ द्वीपों की संख्या ज्यादा है? बंगाल की खाड़ी में ज्यादा है, अरब सागर कम है, जिसमें लक्षद्वीप के पास द्वीपों की संख्या जो है कुल 36 है। मतलब लक्षद्वीप की जब हम बात करोगे तो लक्षद्वीप से जुड़ते हुए जो द्वीप है उसमें टोटल द्वीप 36 है, बाकी बचे 7 वो अरब सागर के अलग अलग हिस्से में, लेकिन लक्षद्वीप के अंदर में 36 आते हैं। चलिए साहब आगे बढ़ो। तो ये वाला जो हिस्सा है बंगाल की खाड़ी वाला, ये हम कर चुके हैं। अब आ जाओ लक्षद्वीप पे। लक्षद्वीप जाने के लिए एक बार देख लेते हैं, अगर मैप मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो हम अपने हिसाब से डील कर लेंगे। अरे भैया जी मैप प्रोवाइड कीजिए, मैप।
ये आप जो है लक्षद्वीप का मैप देख, एक मिनट भैया जी, एक मिनट। अब डियर जी, कहाँ गया पेन, ये रहा। ओके, इंडिया के वेस्ट में आपको लक्षद्वीप दिख रहा है। लक्षद्वीप कैसे बना है वो मैंने आपको बता दिया। लक्षद्वीप बना है कोरल से, यानी यहाँ पर कोरल रीफ की संख्या आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। और मैंने आपको कोरल के टाइप भी बताए हुए इसमें इकोलॉजी में, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में, कि यहाँ पर जो कोरल मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं गोल, जिसे आप लोग किस नाम से जानेंगे, अटोल के नाम से। कितने टाइप के कोरल्स होते हैं, 3 टाइप के, उसमें तीसरा टाइप एटॉल जो हो वो यही मिलेगा। जिसमें यहाँ पे देखो एक आइलैंड है, दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूं, मिनिकॉय। एक आइलैंड है यहाँ पे जिसे हम लोग कहते हैं लक्षद्वीप। ये सारा लक्षद्वीप का हिस्सा है। और डियर जी, मिनिकॉय से नीचे की तरफ जब आप चलोगे ना, तो यहां पर आपको ये देखो, थोड़ा नीचे चलोगे ना, तो यहां पर आपको एक द्वीप दिखेगा जिसको हम लोग कहते हैं मालदीव। तो बेटा मालदीव और मिनिकॉय के बीच में पानी है। तो इसको किस नाम से जानते हैं, इसको आप लोग जानते हैं 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। तो आप इसे ऐसे याद रख लेना, 8 mm। और लक्षद्वीप पे बात करोगे तो ये लक्षद्वीप है, ये मिनिकॉय है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच के जो पानी है उसे हम लोग 9 डिग्री चैनल कहते हैं, 9 डिग्री चैनल को याद रख लेना, 9 ml। तो ये 8 mm, ये 9 ml। m मतलब मिनिकॉय, l मतलब लक्षद्वीप। ये सारा का सारा लक्षद्वीप है, जिसमें लक्षद्वीप में 3 आइलैंड मिलकर के बने हैं। पॉलिटी में बेटा पहले टॉपिक आया करता था, बट अब नहीं आता। तो लक्षद्वीप में पहले, लक्षद्वीप के अंदर 3 मेन हिस्सों को जोड़ करके लक्षद्वीप बनाया गया। एक का नाम था अमिनी द्वीप, अमिनी द्वीप। एक का नाम था लक्का द्वीप, और एक का नाम था मिनिकॉय। यानी लक्षद्वीप जो है एमएलए से मिलकर के बना हुआ है। इसमें एमएलए, एम मतलब मिनिकॉय, एल मतलब लक्काद्वीप, ए मतलब अमिनी द्वीप। तीनों को जोड़ करके 1973 में नाम दिया गया है लक्षद्वीप। पहले ही अलग अलग थे। इनकी राजधानी क्या है, राजधानी है कावारती। ठीक है साहब, ओके। चलो, इसके बाद 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, कावारती। और कावारती के पास ही बेटा यहाँ पर एक आइलैंड है। वो आइलैंड इस पे तो नहीं दिख रहा, लेकिन वो है इसी कावारती के हिस्से में ही, जिसका नाम है पिट्टी आइलैंड। और इस पिट्टी के नाम से आपको याद रखना है, पिट्टी पक्षी अभयारण्य। एक बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है पिट्टी बर्ड अभयारण्य। ये पिट्टी का नाम जो आया है उस आइलैंड के नाम से आया है, इसलिए इसे कहते हैं पिट्टीज बर्ड सेंचुरीज, पिट्टीज बर्ड सेंचुरी। ये हो गया आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कुछ खास इतना है नहीं। वेरी गुड मॉर्निंग डियर मीनाक्षी। बेटा लगभग 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से ज्यादा हो गया क्लास को। ठीक है, तो हमने द्वीप वाला जो पार्ट था वो भी खत्म कर दिया। हाँ, एक चीज है बस चलते चलते ध्यान रखना है। ये जो हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप जो आइलैंड ग्रुप है, इसके चारों ओर से आपको कोरल्स मिलेंगे। लक्षद्वीप के चारों ओर से कोरल्स मिलेंगे। और ये कोरल्स कैसे दिख रहे हैं, ये कोरल्स सर अंग्रेजी के तो यू आकार में दिख रहे हैं, यू शेप्ड में। थोड़ा सा और एग्जैक्ट जाओगे तो जैसे घोड़े की नाल होती है ना, यू शेप में होती है, बट घोड़े की नाल ऐसे होती है, तो आप कहोगे ये घोड़े की नाल की आकृति में भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो कोरल हैं ये अंडमान को, ये लक्षद्वीप के चारों ओर कैसे फैले हुए हैं, तो या तो अंग्रेजी के यू शेप में या फिर घोड़े की नाल की आकृति।
क्लियर साहब? ये है कहानी अपनी लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की कहानी खत्म होते ही हम कहाँ जाएंगे? हम आ जाएंगे अब सबसे आखिरी सेगमेंट पे, जिसे हम लोग कहते हैं डिजर्ट, मरुस्थल। यहां तक बच्चे किसी को डाउट है तो बताइए, हम सीधे मरुस्थल वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मरुस्थल, डिजर्ट। यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए। अरे चले, क्या सर चाइना के भी समुद्र लगता है क्या? चाइना का समुद्र किसमें? चाइना का समुद्र थोड़ी लगता है मेरे भाई। चाइना सी और इंडिया के बीच में जो है इंडोनेशिया मिलेगा आपको। वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो फायदा होगा ना बेटा। ये इंडिया है, ये साउथ चाइना सी है, बीच में इंडोनेशिया और मलेशिया के क्षेत्र है। तो एक जल संधि है, मैंने आपको बताया था मलक्का जल संधि, तो मलक्का जल संधि से होकर के जाता है। याद आ रहा है मलक्का जल संधि पे बात की थी? तो मलक्का जल संधि जो है, मलक्का जल संधि इंडिया और श्रीलंका के बीच में, मतलब इंडिया और श्रीलंका के बीच में जैसे जल संधि होती है वैसे ही इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में जल संधि। उस जल संधि से क्रॉस होकर के जाओगे तो ऊपर दक्षिण साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी से इंडिया की तरफ आओगे तो मलक्का जल संधि से होकर के आना पड़ेगा। डिजर्ट किसे कहते हैं? जैसे ही मैंने कहा डिजर्ट, तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि सर जहां रेत ही रेत हो वो डिजर्ट है। गलत। डिजर्ट का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम। जिस भी इलाके में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है बेटा, वो इलाका मरुस्थल होता है। आप हिसार में कौन सी जगह अवेलेबल मिलोगे? 25 को। 25 तारीख क्या पड़ता है? 14 है, 14 और 7 21, 22, 23, 24, 25 मैं हिसार में मिलूंगा भाई। करियर पावर करके एक ऑफलाइन सेंटर है, 9 से 2 के बीच में मैं वहीं पे मिलूंगा। जय भगवान। वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो वो इलाके मरुस्थल होते हैं। ओके,
तो ये बात तो क्लियर होगी कि डिजर्ट का मतलब सिर्फ रेत नहीं होता। अच्छा, अब आप कहोगे सर कई बार मरुस्थल भी बोल देते हैं, कई बार रेगिस्तान भी बोल देते हैं, तो इन दोनों में फर्क है क्या? हाँ, इन दोनों में हिंदी के हिसाब से फर्क है, बट इंग्लिश के हिसाब से फर्क नहीं है। इंग्लिश में तो डिजर्ट ही बोलते हैं, हिंदी में मरुस्थल और रेगिस्तान का क्या मतलब होता है? रेगिस्तान तो वो इलाका जहां रेत दिखेगी, और मरुस्थल मतलब रेत नहीं होगी, हो सकता है वो कोई ठंडा इलाका हो, बर्फ हो, बट वो भी रेगिस्तान, मतलब वो मरुस्थल है। तो मरुस्थल और रेगिस्तान में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि रेगिस्तान मतलब रेत, और जहां रेत ना मिले लेकिन जो है डिजर्ट, मरुस्थल। अब डिजर्ट सर दो तरह के होते हैं, या तो वो डिजर्ट होंगे गर्म, या वो डिजर्ट्स होंगे ठंडे। अब जब गर्म डिजर्ट्स की बात होती है तो पूरी दुनिया में फिर मुझे डिजर्ट्स ढूंढने पड़ेंगे गर्म डिजर्ट्स के लिए। सबसे पहले तो भारत में आ जाओ। भारत में एक डिजर्ट है जिसका नाम है थार, है ना, थार मरुस्थल। कहाँ? भारत में। कैसा है? गर्म है। ओके, ये थार मरुस्थल सिर्फ भारत में नहीं है, ये थार मरुस्थल का इलाका जाके देखोगे तो पाकिस्तान में भी मिलेगा। तो पाकिस्तान वाले तो नाम फिर थार देंगे नहीं, तो पाकिस्तान वालों ने इसका नाम दे दिया है चोलिस्तान। तो है ये थार मरुस्थल, बट पाकिस्तान में ये चोलिस्तान। बड़े बड़े पाकिस्तान वाले भी बिरनी किसी किसी नाम रख। चलो तीसरे नंबर पे आइए। थार हो गया, चोलिस्तान हो गया। अब यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना आपकी बढ़ गई। अब जैसे कि एक मरुस्थल है जिसे आप लोग सहारा मरुस्थल कहते हैं। अब सहारा मरुस्थल के बारे में क्या है? लगभग नौ, देखो, एक तो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। ये ध्यान रख लेना, मैंने ये नहीं कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, मैंने कहा ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। जब आपसे ये सवाल पूछा जाए कि भाई बताइए दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, मैंने गर्म नहीं बोला, मैंने बोला दुनिया का सबसे बड़ा ही कौन सा है, तो फिर आपने आंसर करना है अंटार्कटिका। यस, अंटार्कटिका। अब ये मत कहना कि सर वहां ग्लेशियर होता है, बेटा बेशक ग्लेशियर होता है, लेकिन वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, और जहां 25 सेंटीमीटर से कम हो उसी को हम मरुस्थल कहते हैं, ना कि जहां रेत उड़ती हो उसी को मरुस्थल कहते हैं। तो डेफिनेशन मरुस्थल की ये है। तो अंटार्कटिका जो है वो कहाँ है? अंटार्कटिका में ही है, इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। समझ में आई कहानी? मरुस्थल सबसे बड़ा ये है, लेकिन जब सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल पूछा जाए तब आपने फिर सहारा पे जाना है, इसलिए ध्यान रखना। तो अगर अंटार्कटिका ठंडा है तो उसी तरीके से ठंडे मरुस्थल में कौन कौन से आते हैं? जैसे गोबी, उसके बाद तकला मकान, उसके बाद नामीब, उसके बाद पैटागोनिया, मोंटे। ये दुनिया के ठंडे मरुस्थल हैं। अब जैसे गोबी कहाँ मिलेगा? देश है मंगोलिया, और मंगोलिया के दक्षिण में है चीन, तो मंगोलिया और चीन के बीच में। तकला मकान कहाँ मिलेगा? तकला मकान चीन में। नामीब कहाँ मिलेगा? नाम से ही पता चल रहा है, नामीबिया में। पैटागोनिया कहाँ मिलेगा? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में। और मोंटे कहाँ मिलेगा? इसी अर्जेंटीना के पार्ट। गर्म स्थल पे वापस आ जाओ। गर्म मरुस्थल में सहारा हो गया, इसके साथ आपको यहाँ अफ्रीका में ही लेके आना है कालाहारी। कालाहारी के लिए आपको जाना पड़ेगा सर बोत्सवाना, वहां पर ये कालाहारी डिजर्ट है। उसके बाद मुझे जाना है दस्ते लूत और दस्त ए कबीर, ये दोनों मिलेंगे आपको ईरान में। उसके बाद है रूब अल खाली। रूब अल खाली कहाँ है? सऊदी अरेबिया में। उसके बाद है नगेव।
नेगेव कहाँ है? इजराइल में। नेगेव इज इन इजराइल। उसके बाद हम आएंगे अटाकामा पे। अटाकामा कहाँ है? चिली और पेरू में। चिली और पेरू में अटाकामा। उसके बाद मोहावे और दो हैं ये कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और फिर है एक बेटा चिहुआन। चिहुआन, चिहुआन जो है वो है मैक्सिको में। ओके, फिर आप आ जाओ, ये सब गर्म चल रहे हैं। ग्रेट ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, थॉम्सन, गिब्सन, ये सब है ऑस्ट्रेलिया। और दानाकिल ये है एरिट्रिया में, जिबूती में। एरिट्रिया जिबूती कहाँ है? अफ्रीका का जो उत्तरी हिस्सा है, जहां से जहां आपको वो मिलेगा लाल सागर, वहां पे। तो ये सारे के सारे जो हैं बेटा वो हो गए गर्म, ये हो गया ठंडा। दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल तो नो डाउट अंटार्कटिका है, लेकिन दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? डियर मीनाक्षी, क्लास स्टार्ट हुए एग्जैक्टली टाइम दूं मैं तो 1 घंटा 11 मिनट हो गया है क्लास स्टार्ट हुए बेटा। 11:30 बजे तक क्लास चलेगी। नेटवर्क इशू था तो समझ सकते हैं इस बात को हम, लेकिन क्लास स्टार्ट होते हुए जो है हमें, कहाँ हो गए, तो क्लास स्टार्ट हुए हुए जो है हमें हो गया अच्छा खासा समय, हमें 1 घंटा 11 मिनट हो गया। ठीक है, तो ये है बेटा पूरी दुनिया के गर्म मरुस्थल। और इसमें से भी सबसे गर्म मरुस्थल जो है हमें पकड़ना है दस्ते लूत, जो ईरान का है। ये दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है। आप समझिए, एक गर्म मरुस्थल है जो सबसे बड़ा है, एक है गर्म में भी जो सबसे गर्म है। यहाँ का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है 70.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप समझ रहे हो, 70.7 डिग्री सेल्सियस, ये झुलसा देगा। मतलब एक्सपेरिमेंट हुआ था और उस एक्सपेरिमेंट में भाई साहब ने ना एक मांस का टुकड़ा रखा था कार की बोनेट पे, और वो बोला था कि 2 घंटे में मैं रिसर्च करके आता हूं, तब तक देखता हूं इस मांस के साथ क्या होगा। 2 घंटे बाद जब वो आया था तो मांस जो है वो पक चुका था। और अगर आप थोड़ा बहुत है ना इंटरेस्ट रखते हैं डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह देखने में, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आपको एक डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, दस्ते लूत पे है, किसी सारे मरुस्थल पे नहीं, सिर्फ दस्ते लूत पे है। तो लूत, दस्ते ना बोल करके सिर्फ लूत भी बोल सकते हो, लूत एंड कबीर। तो लूत जो डिजर्ट है, एक चैनल है डियर जी फेस इस पे यूट्यूब पे, रूही स्नेत करके, आप ये देख सकते हो। रूही स्नेत में प्लेलिस्ट में जाकर के डिजर्ट्स का एक
ज्यादा वीडियो नहीं है, 8-10 वीडियो ही है इस पे, तो ये आपको मिल जाएगा। दुनिया का सबसे गर्म इलाका लूथ डिजर्ट आपको दिख जाएगा। जहां दिख जाएगा वो वीडियो देख लो, आधे घंटे की, समझ में आ जाएगा कि ये कितना गर्म है। तो इसके साथ ही, इस मरुस्थल के साथ ही बेटा हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया जो है वो वाला टॉपिक जो है वो कर लिया है। और इसके साथ ही ये टॉपिक हो जाता है खत्म, यानी भू आकृतिक रूप से भारत का वर्गीकरण जो है वो टॉपिक कर लेते हैं खत्म। यहां से डियर जी कुछ भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप पूछिए, अगले 1 मिनट में आपके पास डाउट का समय है। अगर डाउट नहीं है तो हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे, और नेक्स्ट पार्ट है हमारा भारत की नदियां। भारत की नदियां। सर कल शुरू करवा देना। नहीं अशोक जी, कल शुरू नहीं होगा, होगा तो आज ही शुरू होगा। 11:30 तक क्लास चलेगी ये, समझ रहे हो? 11:30 तक। कल तो वैसे भी मैं अवेलेबल नहीं हूं ना दोस्त। और तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे। नेक्स्ट सेगमेंट इज रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियां। अगर भारत की नदियों पे बात करें तो मैंने आप लोगों को, चलो सबसे पहले तो बेसिक पढ़ लेते हैं कि बेसिक क्या होता है। जैसे नदियों की बात करेंगे तो सर भारत में नदियां ना, दो तरह की नदियां हैं। एक वो नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, इसलिए इसे हिमालयन रिवर कहते हैं। और एक वो नदी जो भारत के दक्षिण में मिलती है, जिसे आप लोग प्रायद्वीप भारत का हिस्सा कहोगे, इसलिए प्रायद्वीपीय नदियां। दोनों में फर्क क्या है? जो हिमालयन नदी है वो हिमालयन नदी साल भर ऐसे नदियों में पानी बना रहता है। लेकिन ये जो नदी है प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदी में साल भर पानी बना नहीं रहता, ये मौसमी नदी होती है। और मौसमी नदी का मतलब ये होता है कि अगर बारिश हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो ये नदी सूख जाएगी, इसलिए मौसमी नदी कहलाते हैं। जय महादेव डियर श्रुति शर्मा जी। हिमालयन जो नदियां हैं इनको हम नई या नवीन नदियों के नाम से भी जानते हैं। और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये पुरानी नदियों में आते हैं, बूढ़ी नदियों में आते हैं, ये पुरानी नदियां हैं। तो अगर आपसे सवाल ये आ जाए कि जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है,
इनमें से गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गोदावरी, इन तीनों में से कौन सी नदी सबसे पुरानी है? सोचो। तो वो तो मैंने बेटा बता ही दिया। बेटा गंगा कब बना? गंगा तब बनी जब हिमालय बनेगा। बोलो हाँ या ना। और हिमालय से पहले क्या भारत का दक्षिण का हिस्सा था? सोच के देखो। क्या हिमालय से पहले भारत का दक्षिणी हिस्सा था? बिल्कुल था। जब इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ जा रही थी, यूरेशियन प्लेट से जब टकराई थी, तो टकराने पे हिमालय बना ना। ये वाला हिस्सा तो तब भी होगा। अब होगा तो यहाँ नदियां होंगी, तो इसका मतलब है कि प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं वो पुरानी नदियां हैं, ओल्ड रिवर्स हैं ये। किसके कंपैरिजन में? हिमालयंस के कंपैरिजन में। इसका मतलब हिमालयन जो रिवर्स हैं वो न्यू रिवर्स हैं, या ये कह लीजिए न्यू की जगह से यंग कह लीजिए। दीज आर दी यंग रिवर। ये नई नदी है, नई नदियां हैं। तो कौन से हिमालयन कहलाएंगे सर? ये हिमालय से निकलने वाली हिमालयन होंगी, और जो दक्षिण भारत में होंगी इनको ही हम लोग प्रायद्वीपीय नदियां कहेंगे। हिमालयन नदियों में जो आएंगी उसमें मेन कौन कौन सी हैं? जैसे सिंधु हो गई, गंगा हो गई, यमुना हो गया भैया, और ब्रह्मपुत्र हो गया। ये नदियां जो हैं हिमालयन रिवर्स। और उसी तरीके से जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उसमें किस किस का नाम लोगे? गोदावरी का नाम लोगे, कृष्णा का नाम लोगे, कावेरी का नाम लोगे। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये कुछ बड़ी नदियां हैं, मेन रिवर्स हैं। ताप्ती का नाम ले लो। और तो बाकी नदियों में जब प्रायद्वीपीय नदियों की बात करेंगे तो डिटेल में करेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल हैं हिमालयन से निकलने वाली रिवर की, और ये कुछ एग्जाम्पल हैं प्रायद्वीपीय भारत में मिलने वाली नदियों की। ठीक है साहब। हिमालयन जो रिवर्स होती हैं, ध्यान रख लीजिए, ये नदियां लंबी नदियां, और ये नदियां बेटा छोटी नदी। मतलब कंपैरेटिवली इन नदियों के मुकाबले ये नदियां छोटी मिलेंगी आपको। जब ये नदी आगे बढ़ेगी तो आगे बढ़ने के दौरान देखिए इस नदी के अंदर इस तरीके से सिस्टम स्टार्ट होता है, इसे कहते हैं बलखाना, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है मियंडर्स, और हिंदी में इसे कहा जाता है विसर्प। मियंडर्स, विसर्प। जो हिमालयन नदियां होंगी वो विसर्प बनाती हुई चलती हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े चलती है। और इस टेढ़े मेढ़े से क्या होता है? टेढ़े मेढ़े होने से सर ये होता है कि एक टाइम पे ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका सर अलग हो जाता है, यानी यहाँ का जो पानी रहता है वो इस तरीके से अलग हो जाएगा, और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि ये नदियां सीधी हो जाएंगी। उस समय जो है इसमें किसी तरह का विसर्प बनता हुआ नहीं दिखेगा। अब ये नदी सीधी होगी, और पहले नदी का पानी यहाँ तक होता था, ये अब ये अलग हो गया। तो इससे यहाँ पर आपको कौन सी लेक्स बनती हुई दिखेंगी? इसको हम लोग ओक्स बो लेक बोलते हैं, या फिर हिंदी माध्यम इसे गोखुर झील बोलते हैं। तो हिमालय नदियों में जो आपको मिलेंगे वो गोखुर झील भी मिलेंगे, लेकिन इस तरह के गोखुर झील यहाँ पर नहीं मिलेंगे। यानी नदियां ना तो ये मेंडर्स करती हैं और ना यहाँ कोई विसर्प आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ खासियत है भारत की नदियों की। अंडरस्टूड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी वाले टॉपिक में। उसके लिए एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के टॉपिक में मैंने आपको इकोसिस्टम जो बताया था, उस एक्वाटिक इकोसिस्टम में मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी, उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको एक्सपोर्ट कैसे करें। एज एन इमेज कर लेते हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं सेव टू गैलरी। ये हो गया गैलरी में सेव। फिर जाते हैं हम अपने ज्योग्राफी के बैच पे। इसमें देखते हैं ये पिक्चर सेव हुई कि नहीं हुई।
तो ना दिख रहे हो भैया जी। तो ना है भैया जी, डाउनलोड में देख लेंगे भैया जी। में भी ना है भैया जी। पिक्चर में देख लेंगे भैया जी। पिक्चर में भी ना है भैया जी। इमेज में भी ना है भैया जी। ना है भैया जी। अरे है कहाँ? अरे यही बचा। ये में भी ना है भैया जी। डाउनलोड मिलेगा नहीं, गया कहाँ? ये बड़ी दिक्कत है इसकी। चलो, दिक्कत है तो है भैया, अब सोल्व करते हैं। अरे भाई साहब, क्या हो गया? नहीं लेना। चलो, पता नहीं कहाँ गया। अरे है, कुछ तो निकला यहाँ पे। डाउनलोड में था ना। छोड़ो, दिमाग नहीं लगाना इतना। ओके, चलो, मिल नहीं रहा, बात कर लेते हैं। अब जैसे एक नदी है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होगा, वो बेटा निकलेगी, ठीक है। जहां से ये नदी निकलेगी, पर्वत से, पहाड़ से, तो डेफिनेटली उसको हम लोग कहेंगे स्रोत। ये हो गया इस नदी का स्रोत। और जहां नदी ये किसी सागर महासागर में जाकर के मर्ज होगी, कोई सागर है या कोई महासागर है, सी और ओशन, तो वहां पर ये अपने साथ लाए गए जितने भी अवसाद हैं उन सबको इकट्ठा करेगी। और अवसाद को इकट्ठा करेगी तो वहां पर बनाएगी ये डेल्टा। डेल्टा का निर्माण करेगी। ऐसा क्यों? देखते हैं ऐसा क्यों। लेकिन इसके लिए आप देखोगे डेल्टा का निर्माण होगा तो नदी का पानी जो है इस तरीके से बीच बीच से होते हुए बहेगा, और इस तरीके से ये सागर महासागर में जाके मर्ज हो जाएगी। तो जहां पर ये सागर महासागर में मिलती है उस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं माउथ, और हिंदी में कहते हैं मुहाना। कई बार जब मुहाना सीधे आ जाए तो ऐसा लगता है कि मुहाना वो जगह होती है जहां से निकलेगी ये नदी, है ना। मुहाना को जब सुनोगे तो ऐसा लगता है कि ये वो पॉइंट है जहां से ये नदी निकलेगी, तो नहीं, मुहाना वो जगह है जहां ये किसी समुद्र में जाकर के गिरती है। अब इस नदी के 3 फेस होते हैं, 1, 2 और 3। जो पहला फेस होता है बेटा, इसको कहते हैं हम लोग यंग फेस। यंग फेस का मतलब होता है कि यहां पर नदी की जो स्पीड है, देखो, वो तीनों के मुकाबले सबसे ज्यादा हो। सेकेंड फेज जो होती है इसे हम लोग कहते हैं मैच्योर फेस। और जो आखिरी का फेस होता है इसे कहते हैं हम ओल्ड फेस। तो ओल्ड फेस है, यहां पर नदी की स्पीड इन तीनों के मुकाबले, तीनों हिस्से के मुकाबले, ए के मुकाबले, बी के मुकाबले, सी की जो स्पीड है वो
पानी की सबसे कम होगी, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर पानी की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, तो इसलिए स्पीड कम है तो अपने साथ लेकर के आने वाले जो अवसाद हैं, जो बहाते हुए लेकर के आएगी, वो आगे ले नहीं जा पाएगी। स्पीड कम होने की वजह से वो इन इलाकों में छोड़ देगी तो सर वो बन जाएगा डेल्टाइक क्षेत्र। और डेल्टाइक क्षेत्र जो होते हैं वो थोड़े से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में मैंने आपको एक्वाटिक इकोसिस्टम में एस्चुरी बताया था, तो बकायदा इस क्षेत्र में एस्चुरी का निर्माण होगा, जिसमें हमने मैनग्रोव वेनग्रोव पढ़े थे, वो आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट है, वो मैं आपको बता चुका। अब समझिएगा, ये 3 फेस हो गए। अब सर कई बार क्या होता है कि जो कोई दूसरी नदी है, जैसे एक नदी है वो देखिए बहते हुए आ रही है और उसने अपना पानी इस नदी के अंदर डाल दिया, तो पानी आ रहा है और मुख्य नदी में ये पानी जो है जाकर के क्या हो गया, मिल रहा। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, इसकी डायरेक्शन है इस तरफ, मतलब मुख्य नदी से मिल रही है, इसलिए इस नदी को हम नाम दे देंगे सहायक नदी। लेकिन बेटा तब क्या होगा, जब मुख्य नदी से कोई नदी अपना पानी निकाल रही है, मुख्य नदी से देखिए पानी निकल गया, तो मुख्य नदी से पानी निकल रहा है, इसे हम लोग कहेंगे वितारिका नदी। वितारिका नदी, इंग्लिश में इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी और इसे हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब जैसे गंगा में यमुना जाकर के मिल जाती है तो यमुना क्या हो गई, ट्रिब्यूटरी हो गई। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरी के एग्जाम्पल बहुत कम होते हैं। जैसे भारत में है नदी हुगली, हाँ जी हुगली, वेस्ट बंगाल के अंदर मुख्य नदी का पानी तो चला जाता है बांग्लादेश में, और जो वितारिका होती है यानी डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, जो पानी मुख्य नदी से अलग कर लेती है, वो कलकत्ता की तरफ जाकर के हुगली के नाम से जानी जाती हैं। तो ये हुगली जो है ये एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, और बहुत कम ऐसी नदियां होती हैं जो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, ज्यादातर वो सहायक नदी होती है। अंडरस्टूड। अब ये बताओ कि ये मुख्य नदी है, हाँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा, ये मुख्य नदी, ये मुख्य नदी, इस मुख्य नदी में अन्य जो छोटी छोटी नदियां जो हैं वो आकर के अपना पानी डाल रही हैं, और अलग अलग हिस्से से आती होंगी, हाँ अलग अलग हिस्से से आती हो। तो ये सारी नदियां जो हैं एक मुख्य नदी का हिस्सा है, बोलो हाँ या ना। हाँ। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अगर मान के चलो कोई दूसरी मुख्य नदी, मान के चलो कि कोई दूसरी मुख्य नदी है, और इस दूसरी मुख्य नदी के अंदर दूसरी नदियां जा रहे हैं, दूसरी नदियों का पानी जा रहा है, तो आप क्या करना है, आपको इस नदी का एक एरिया बनाना है। आपने बोलना है कि ये जो रेड लाइन है, इस रेड लाइन के अंदर मुख्य नदी के अंदर दूसरी नदियां जा रही हैं, और ये जो रेड लाइन ये इस मुख्य नदी से दूसरी नदी, तो ये जो रेड लाइन है, इस रेड लाइन को हमने नाम दे दिया है कैचमेंट एरिया। इसको हम नाम देते हैं कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया यानी कितने इलाके में नदियों का जो पानी का जो है फैलाव है, दिस इज द कैचमेंट एरिया। अंडरस्टूड। और ये जो 3 फेस है बेटा ना, यंग, मैच्योर और ओल्ड फेस, इन तीनों फेस को सबसे पहले बताया था किसने, एक व्यक्ति है या एक जोग्राफर है जिसको हम लोग कहते हैं डेविस। तो बकायदा इन तीनों फेस को हम डेविस ट्रायो बोलते हैं, डेविस इसको हम बोलते हैं डेविस ट्रायो। ट्रायो का मतलब होता है 3 फेस। तो बताइए डेविस का त्रिकट किसे कहते हैं, नदियों के डिफरेंट डिफरेंट फेस को हम डेविस का त्रिकट कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसके बारे में जो अध्ययन हुआ था वो भाई साहब ने ही किया था, इसलिए अरे यार क्या हो रहा है, डेविस का त्रिकट। चलो सर, तो ये हो गए हमारी मेन नदियों से रिलेटेड पॉइंट्स। इसमें यहां पर आप आइए, क्या लिखा हुआ है, डेल्टा। अगर कोई मैथ का स्टूडेंट है तो डेल्टा को वो कुछ इस तरीके से पढ़ेगा, है ना,
ट्रायंगल जैसे शेप में। हाँ बिल्कुल श्रुति शर्मा जी, सुंदरबन डेल्टा जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पे। जी, तो ये हो गया डेल्टा। लेकिन एक्चुअली में डेल्टा की शेप ऐसी नहीं होती। जब मैं बात करता हूं डेल्टा की, तो डेल्टा के प्रकार पे बात करते हैं। डेल्टा होते हैं 4, वैसे तो 3 ही होते हैं, चौथा टाइप होता नहीं, जिसमें पहला टाइप होता है जिसे का आप नाम दोगे चापाकार, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में आर्क्यूट बोलते हैं। दूसरा जो टाइप होता है उसे आप लोग कहेंगे पंजाकार, इंग्लिश में से हम कहेंगे बर्ड फुट। तीसरा आप कहेंगे दंताकार। दांत के आकार में होता है, ऐसे डेल्टा बनते हैं, तो इसलिए दंताकार या फिर घुसपैठ डेल्टा। बेसिकली डेल्टा 3 ही होते हैं, डेल्टा और भी होते हैं बट काम की 3। अब जैसे गोदावरी है, अब गोदावरी का जो डेल्टा है वो थोड़ा सा अलग बनता है। अब जैसे ऐसा होता है, ठीक है। तो इस डेल्टा को हम नाम दे देते हैं लोबेट टाइप। तो होते हैं बट काम के हमारे ये 3। अब जैसे भारत में वो नदी कौन सी है, या दुनिया की वो कौन सी नदी है जो आर्क्यू डेल्टा का निर्माण करती है, उसमें आपको सबसे पहले है ना गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनने वाली जो सुंदरबन डेल्टा है, वो सुंदरबन डेल्टा की जो शेप है वो आर्क्यूट ही है। अगर आप देखो तो बांग्लादेश से लेकर के वेस्ट बंगाल तक जो फैले हुए हैं ये कुछ इस तरीके से फैले हुए, कैसे हैं, आर्क जैसी शेप में, ठीक है। पंजाकार क्यों कहते हैं, क्योंकि पक्षी के पंजे जैसे आकृति होती है, इसलिए इसे पंजाकार कहते हैं। और इसमें किसका नाम लोगे आप, सबसे बड़ी नदी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिसिसिपी, मिस्सूरी नदी, मिसिसिपी मिस्सूरी नदी। ये मिसिसिपी मिस्सूरी नदी पे का जो डेल्टा बनता है गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ, वहां पर बर्डफुट डेल्टा बनता है। ये कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नदी। लेकिन इटली की जो, या यूरोप की, यूरोपियन जो नदियां हैं, लाइक जैसे राइन नदी हो गई, टीबर नदी हो गई, नदी हो गई, ठीक है। ये नदियां जो डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं कूसपेट, यानी दांत के आकार। ये जो है ना कनाइंस, कनाइंस तो दांत के आकार में होती है, इसलिए दंताकार। ये यूरोपियन नदियां हैं, यूरोप की। और टाइप का जो डेल्टा का निर्माण होता है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गोदावरी में। भारत की जो गोदावरी है वो लोबेट टाइप डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये डेल्टा के हो गए बेटा जी प्रकार, ठीक है साहब। थोड़ा पीछे आओ, हम क्या पढ़ रहे हैं, नदियों के प्रकार। खुद सोच के देखो, अगर नदियां हिमालयन है तो डेफिनेटली हिमालय में क्या मिलेंगे आपको, हिमालय में सर मुझे पर्वत मिलेंगे। और बेटा अगर पर्वत मिलेंगे तो चांसेस क्या हैं, चांसेस ये हैं कि यहाँ पर ग्लेशियर्स भी हो, है कि नहीं। और अगर ग्लेशियर है तो क्या होगा, ग्लेशियर होगा तो सर ये ग्लेशियर जो है समय के साथ पिघल सकती है। और अगर ग्लेशियर पिघल रही हैं तो वो क्या बना रही है, वो बना रही हैं नदियां। तो इसका मतलब है कि हिमालयन नदियां जो हैं ज्यादातर ग्लेशियर्स के पिघलने से बनी है ना। साल भर पानी क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ ग्लेशियर्स हैं और ग्लेशियर साल भर पिघलते रहते हैं। गर्मियों में इनमें पानी ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि ग्लेशियर गर्मियों में जल्दी पिघलते हैं, इसलिए इनमें पानी ज्यादा हो। सर्दियों में इन नदियों में पानी कम होता है। ग्लेशियर पिघलना और पिघलने से जो नदी बनी वो नदी। तो इसका मतलब है कि ये जो सिंधु नदी है, ये जो गंगा नदी है, ये यमुना नदी है, और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये किससे निकली होंगी, ग्लेशियर से निकली होंगी। तो इसका मतलब है ग्लेशियर्स के क्या होंगे, नाम होंगे। तो अब सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है,
तो आप कहेंगे सिंधु नदी निकलती है बोखरचू ग्लेशियर से। बोखरचू कहाँ है? तिब्बत में। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुना निकलती है बंदर पूंछ ग्लेशियर से। और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से। ये हैं भारत की वो बड़ी नदियां जो किसी ग्लेशियर से निकलती हैं। कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं वो आपके सामने। तो बेटा जी ऐसा है, मेरे ख्याल से आज की कहानी को तो मैं यहीं खत्म कर दूं। आज की कहानी को हम यहीं खत्म करते हैं। हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक नेक्स्ट वीक, यानी ये थर्सडे को ही स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक। ज्योग्राफी पहले 3 दिन आपकी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी चलेगी और आखिरी के 3 दिन जो है आपकी ज्योग्राफी चलेगी, ठीक है। और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक जो है, क्योंकि कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ सैटरडे को, तो इसलिए कल तो तुम लोगों की मेरी तरफ से तो छुट्टी है। और नेक्स्ट वीक अगर मैं अवेलेबल रहा सैटरडे को तो डेफिनेटली हम उन 6 दिनों को ब्रेकअप कर लेंगे। ब्रेकअप कर लेंगे किससे? 3 दिन एनवायरनमेंट चला देंगे, 2 दिन ज्योग्राफी चला देंगे, 1 दिन पॉलिटी भी चला देंगे, ताकि सिलेबस जो है तीनों साथ साथ आपका चलता रहे। ठीक है बेटा, चलो करो इंजॉय, काचे काटो, किसी का डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो मेरी तरफ से आज के लिए 10 विदानियां। हाँ, थोड़ी क्लास लंबी हो गई है और वो जानबूझ करके की गई है, क्योंकि आपके पास सिलेबस भी तो करना है ना दोस्त, और करना है तो भैया करना है, समय लगेगा। लंबी नदी तो जिरनी है, छुट्टी। हाँ जी छुट्टी, श्रुति जी छुट्टी, छुट्टी का तो अपना ही मजा होता है, क्यों? तो डाउट कुछ नहीं है, चलो एंजॉय करो बच्चा जी। मिलते हैं मंडे को एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी के साथ। इट्स दास विदानिया, दास विदानिया यानी DAS, दास, DIDANIAA, 10 विदानिया। 10 विदानिया का मतलब होता है बाय। ये रशियन है बेटा, रशिया में 10 विदानिया बोलते हैं।